If there is adsorption, there may be some absorption. Is it clear? तो वो बात को आप समझिए कि उसी बात से लेकर हमने यहाँ दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है एडजॉर्प्शन को, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आई बात समझ में? तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन का सही मीनिंग क्या है? एडजॉर्प्शन का सही मीनिंग ये है कि किसी सरफेस पर, किसी चीज़ की सरफेस पर कुछ जमा हो जाना, ये एडजॉर्प्शन है सही मायने में। तो सही को ही हम पॉजिटिव मानते हैं। अगर कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा है तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होगा, और कंसंट्रेशन अगर कहाँ ज़्यादा है, अंदर ज़्यादा है, बाहर का बल्क में ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एडजॉर्प्शन। आ गई बात समझ में? आई बात समझ में? शॉर्ट में लिख देता हूं, कंसंट्रेशन इज मोर ऑन सरफेस। ठीक है, कंसंट्रेशन लेस ऑन सरफेस। समझ में आ रहा है ना? अब हर चीज को लिखने से कुछ होता नहीं है, थोड़ा बुक भी देखिए। पॉइंट क्लियर हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव की टर्म? कि पॉजिटिव का मतलब जो रियल एडजॉर्प्शन है कि सरफेस पे होता है तो हो रहा है, अच्छी बात है। नेगेटिव का मतलब क्या है? कि जब एब्जॉर्प्शन आपको समझ में आने लगे तो समझो कि वो नेगेटिव एब्जॉर्प्शन है। क्लियर हो गई बात? अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन कि यहाँ पर साइंस क्या काम कर रही है। मैंने बताया ना आपको कि जब हम पढ़ते हैं ना तो हर टॉपिक कहीं ना कहीं काम आने लगता है, इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है। कि बार बार हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, बार बार हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। हर किसी का अपना एक पहलू होता है केमिकल रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन का एक पहलू है जिसको हम देखेंगे कि किस बात से ये फेवर करता है, क्या चीज़ें ज़रूरी है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर मैकेनिज्म के अंदर, और वो दो बातें कौन सी हैं? एक बात है एंथैल्पी, पढ़ा था ना हमने ये। पहली बात है एंथैल्पी, हर रिएक्शन के लिए हम निकालते हैं ये। और दूसरा था एंट्रोपी एंड गिव्स एनर्जी। ये दोनों फैक्टर ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, याद आ रहा हो तो हमने सॉल्यूशन में भी पढ़ा था इसको, हेनरीज लॉ में पढ़ा था क्या? बोलो, याद आ रहा है? कि गैस घुलेगी तो उसमें बताया था, नहीं याद आ रहा? पढ़ोगे तो याद आएगा ना। किसी को याद नहीं आ रहा क्या? बोलिए। चुप, कोई नहीं बैठेगा, नहीं बंद कर दूंगा मैं क्लास। नहीं आ रहा है बोल दो, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बोलिए। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? बोलो क्या होता है, क्या था? चलो मैं ही बता देता हूँ, देखिए। एंथैल्पी का मतलब होता है डेल्टा एच, जानते हैं सभी के सभी? जानते हैं ना? इसकी वैल्यू दो हो सकती है, या तो होगी नेगेटिव या होगी पॉजिटिव। जब नेगेटिव होती है तो रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक। पॉजिटिव होती है तो क्या होता है? एंडोथर्मिक। पता है ना? ये हर रिएक्शन के लिए हम पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ देखना है कि ये क्या है, एडजॉर्प्शन कहाँ आएगा, एडजॉर्प्शन क्या है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। चलो समझते हैं इस बात को।
देखिए, ये कंटेनर ले लिया आपने, ठीक, और इसमें आपने कुछ भर के रखा है, जैसे ये कोई लिक्विड हम मान लेते हैं। अब इसकी सरफेस पे ना कोई चीज़ एडजॉर्ब हो रही है, दिख रहे हैं ब्लू पॉइंट्स? हाँ, मतलब जब ये सरफेस के चिपकने लगे तो इसका मतलब ये एडजॉर्ब हो रहे हैं। अच्छा, इससे पहले इमेजिन करो ये पॉइंट ऐसे तैर रहे होंगे ऊपर, है कि नहीं? अरे ऐसे ही रैंडम मोशन कर रहे होंगे ना इधर उधर, अगर ये गैस है तो। और जब एडजॉर्ब हुए तो क्या हुआ, ये चुपचाप आके यहाँ बैठ गए। अब जो आके बैठ गए, उनमें और इनमें क्या फर्क है बताओ? इनमें फर्क ये है कि जो ऊपर वाला है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, और नीचे वाले की एनर्जी क्या है, कम है। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल सेम है, देखो पार्टिकल सेम है, एनर्जी कम है। इसका मतलब ये एनर्जी क्या किया इसने, लॉस किया, मतलब इसने एनर्जी को बाहर निकाला। तो कौन सी रिएक्शन हो गई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब जो एडजॉर्प्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखो चैप्टर के शुरू में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना वो जनरल जनरल बताते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि केमिस्ट्री में हर चीज़ एक समय के बाद फेल है, वहाँ आके कुछ नया आ जाता है, तो अगर आएगा तो उसको बताएंगे, लेकिन ये जनरल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं अभी। आई बात समझ में? पहली बात क्लियर हो गई, हुई कि नहीं बोलो? अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, तो एक इक्वेशन है प्यारी सी, अब याद आए तो किसी को, हेनरीज लॉ में भी पढ़ा था हमने। किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं हम, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। अगर ऐसा है तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, यानी अपने आप हो रहा है वो, फिर उसको आपको अलग से कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब हो, जब इस पूरे फिगर का ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाए, नेगेटिव, तभी तो होगा ना, बोलो। अच्छा, देखते हैं अब डेल्टा, अभी हमें क्या पता पड़ा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा जी तो क्या हो गया, नेगेटिव ही आ गया, डेल्टा एच तो क्लियर है कि नहीं, बोलो। बोलिए, कंफर्म है ना? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट बचा हमारा ये, माइनस टी डेल्टा एस। इसमें डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी है। अब ये बताओ, एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है? कोई चीज पहले फ्रीली घूम रही थी, अब जाके चिपक गई, तो डेल्टा एस क्या हो गया, नेगेटिव, है कि नहीं? अब डेल्टा एस नेगेटिव और ये टी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम पॉजिटिव नाउ। यहाँ माइनस साइन था ना, और यहाँ वैल्यू डेल्टा एस की क्या आ गई, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, है कि नहीं, बोलो। डेल्टा एस घट रहा है, अब बताओ ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ओवरऑल रिजल्ट इसका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा?
नेगेटिव आएगा। ये देख डेल्टा एच ज़्यादा है ना, ये तो लगातार कम होता जा रहा है, तो ये कम वैल्यू होगी तो इसका इफेक्ट दिखेगा ना हमको, नहीं दिखेगा भाई? जो चीज़ ज़्यादा होगी उसी का तो इफेक्ट दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा जी बिकम नेगेटिव। प्रोसेस कैसा हो गया? स्पॉन्टेनियस। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए जल्दी से। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। समझ में आ गई बात? अभी हमने दो बातें बताई हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन, और साथ में इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में कंक्लूजन क्या लिखा? मैकेनिज्म में हमारा कंक्लूजन ये आया कि एक तो डेल्टा जी कैसा होता है? नेगेटिव होता है। रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। और डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, वो था डेल्टा एच। तो समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म सबको? ठीक, चलो ये बात यही खत्म हो गई। अब जो देखिए हमारा जो एडजॉर्प्शन है ना, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। कितने पार्ट में? टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक है केमिकल एडजॉर्प्शन। दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक है फिजिकल और दूसरा है हमारा केमिकल। तो पहला हेडिंग लगाते हैं फिजिकल, एडजॉर्प्शन। दूसरा हम बोलेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। इसको हम शॉर्ट में, या दूसरा वर्ड है इसका फिजियोप्शन, फिजिजॉप्शन। और इसको क्या बोलेंगे? केमी जॉब्सन। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का नाम एक ही है, बस कहने का तरीका है, कहीं क्या बोलेगा कहीं क्या बोलेगा। अब इनका कंपैरिजन हमको पढ़ना है, एग्जाम्पल देखने हैं किस केस में क्या होता है। मैंने बोला ना, अभी तक हम एडजॉर्प्शन पढ़ रहे थे, लेकिन अब इसको स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सा फिजिकल है और कौन सा केमिकल है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है कौन सा कम इफेक्टिव है। ये सारी बातें अभी हमको यहाँ देखनी है। स्टार्ट करें। नंबर 1, देखिए मैंने बोला था ना कि जब एडजॉर्प्शन होता है तो सरफेस पर मटेरियल क्या करता है? चिपकने लगता है। और चिपकता क्यों है? क्योंकि बॉन्डिंग होती है, यही बताया था। अच्छा, तो ये जो फिजिकल एग्जॉर्शन होता है ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द वांडर वाल। कौन से फोर्सेस की वजह से होता है? वांडर वॉल्स फोर्सेस की वजह से होता है। ठीक है, और ये कौन सा होता है? ये होता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। बात क्लियर हो गई पहले कि ये पहला वाला होता है वांडरवाल फोर्सेस की वजह से और दूसरा वाला होता है केमिकल। नाम से ही पता चल रहा है, आप उसको लिंक करके चलोगे तो ही बात समझ में आ जाएगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब आपको पता है कि वांडरवाल जो फोर्स वो बहुत वीक फोर्स हो जाते हैं और रैंडम होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में काम करते हैं।
तो इसलिए ये नॉट स्पेसिफिक, यानी इस तरह का एड्जॉर्प्शन आपको किसी भी चीज़ में मिल सकता है, जबकि ये क्या है, हाईली स्पेसिफिक है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड हमेशा सेम नेचर के कंपाउंड्स में ही बनता है, आप सभी जानते हो, है कि नहीं, बोलो। तो ये स्पेसिफिक हो गया, ये स्पेसिफिक नहीं। फिजिकल के नाम से ही आपको पता है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, नाम याद आ रहा। तो फिजिकल क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, और केमिकल इरिवर्सिबल होता है। दिस इज रिवर्सिबल, ये क्या होगा, इरिवर्सिबल। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आ गई बात समझ में? अब देखो, पुरानी टर्म भी कुछ याद करो। जैसे मान लो एक लिक्विड आपने लिया, एक लिक्विड हमने लिया, और इसमें ये लिक्विड भर रखा है। अब आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर डाल रहे हो गैसेस। क्या डाल रहे हो, गैसेस हमने डाली एडजॉर्ब होने के लिए। दिख रही है, नहीं दिख रही है? रेड रेड मैंने बनाया है। इस लिक्विड के ऊपर हमने गैस बना दी है, रेड रेड दिख नहीं रहा, दिख रहा है क्या आपको? हाँ, ये बना दिया। तो देखो, आप एडजॉर्ब होने का मतलब क्या समझ रहे हो, कि लिक्विड के ऊपर ये जो रेड रेड पार्टिकल है, ये भी लिक्विड बनेंगे तभी तो एडजॉर्ब होंगे भाई, तभी तो तैरेगा लिक्विड एक के ऊपर दूसरा। तो ये डिपेंड क्या करता है, यानी कि गैस को जब भी आप मिक्स करते हो ना किसी लिक्विड में, तो गैस क्या करती है, पहले लिक्विफाई होती है। क्या होती है, लिक्विफाई होती है, यानी इसको अपना फेज बदलना पड़ता है। ठीक। तो पिछली चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हर गैस का लिक्विफिकेशन अलग अलग होता है, कोई बहुत जल्दी लिक्विफाई होती है, कोई देर से लिक्विफाई होती है। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई, बोलो ये बात समझ में? यानी कि वो जितना ज़्यादा लिक्विफाई हो पाएगी, जितना इजीली लिक्विफाई होएगी, उतना ही ये फास्ट होगा। कौन? फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस more easily liquefiable। ठीक है, depends on nature of gas more easily liquefiable gases are adsorbed easily। मतलब कहानी ये है जी, आपको अलग अलग रेट दे दिया, मान लो आपको बना दिया, एक चार्ट बना के दे दिया कि हमारे पास गैस ए बी सी डी है, और एक का लिक्विफिकेशन इतने पे होता है, इसका इतने पे होता है, तो बताओ कौन ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा? तो बता पाओगे आप? बता सकते हैं ना, कि जो जल्दी लिक्विफाई होगा वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा। लेकिन केमिकल में क्या है, कि यहाँ पर फेज ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा, बॉन्डिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बॉन्डिंग होनी चाहिए। वो जो गैस है आप दे रहे हो, वो मटेरियल लिक्विड वाले मटेरियल से रिएक्ट करना चाहिए। इसमें हम लिखेंगे गैसेस रिएक्ट विद एडजॉर्बेंट
शो कैमिज ऑप्शन। सही है, बोलो। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? आता है कई बार ये क्वेश्चन पूरा। यहां तक बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, अब देखिए यहां पर फिजिकल इस पे आसान है, और सबके लिए एंथैल्पी चेंज तो होता ही है। तो एंथैल्पी चेंज किसके लिए ज्यादा होगा बताओ? फिजिकल वाले के लिए या केमिकल वाले के लिए? फिजिकल वाले के लिए। वहां पे तो बॉन्ड बनना है, तोड़ना है, बनाना है। यहाँ क्या है? यहाँ तो केवल फेज ही बदलनी है। फिजिकल की कम होगा, वहां ज्यादा होगा। कौन रिवर्सिबल होता है बता? रिवर्सिबल कौन हो जाता है जल्दी से? जिसमें एनर्जी इन्वॉल्वमेंट कम हो। तो इसलिए पता चल गया ना कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, इसकी वैल्यू है करीब 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल। इसके लिए क्या होगा? ये होता है 80 से लेकर 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बोलिए सही है कि नहीं है? अच्छा, टेम्परेचर का इफेक्ट बताओ क्या होगा? टेम्परेचर क्या बताया था हमने? हमने बोला था एडजॉर्प्शन जो है ना, एडजॉर्प्शन वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे कराओगे, मान लो कि एक सॉलिड के ऊपर आपको एक गैस को एडजॉर्ब कराना है, अभी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाना है, फिर 50 पे करवाना है, कौन सा इजीली होगा जरा बताओ तो? 20 वाला होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक में तो पहले से ही टेम्परेचर बाहर आ रहा है। अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे तो अपोजिट हो गया ना। तो इसका मतलब फिजिकल जो एब्जॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर पे होता है। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। ठीक है, डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। आ गई बात समझ में? पर ऐसा केमिकल में नहीं है। यहां पर क्या है, क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, तो यहाँ ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। हाई टेम्परेचर इज फेवर्ड या फेवरेबल, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो केमिकल एग्जॉर्प्शन के ज़्यादा चांसेस होंगे। मतलब इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। सही है कि नहीं बोलो? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना है, याद रखना कि फिजिकल जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे घटता है, डिक्रीज होता है, और केमिकल जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। सही है गलत? कितने पॉइंट हो गए? 7 पॉइंट पे चलते। 7 पॉइंट पे देखिए, ये जो पार्ट है ना सेकंड वाला, केमिकल वाला, ये तो बॉन्डिंग का पार्ट है, यानी बॉन्ड बनेगा, एक तरह से प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है नहीं होती है? पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है हमने, होती है। तो यहाँ पर ना एक्टिवेशन एनर्जी जरूरी है इसको करने के लिए, राइट वाले करने।
जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, परमानेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जैसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लिखेंगे नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। क्लियर? जबकि यहाँ क्या है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड समटाइम्स। ठीक, क्योंकि हमारे पास बहुत तरह के, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि केमिस्ट्री में लिबरल रहना है, केमिकल बदला, कंडीशन बदली, सब कुछ बदल जाता है, इसलिए हमने लिखा सम टाइम, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस एरिया। सरफेस ज़्यादा होगी तो एडजॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? ज़्यादा होगा। तो दोनों के लिए सेम बात है कि दोनों ही केसेस में इंक्रीज विद सरफेस एरिया। ये भी it too increase with an increase in सरफेस एरिया। ये भी सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? ठीक है, फिर देखिए एक लास्ट पॉइंट। देखो यहाँ क्या है, ये एक तरह से जमा हो रहा है, फिजिकल में कोई बॉन्डिंग नहीं है ना परमानेंट, तो ऐसे ही जमा होता जा रहा है। दिख रहा है आपको? तो मतलब क्या हुआ, यहाँ मल्टी लेयर, देखो एक लेयर सबसे नीचे बन गई, फिर एक लेयर बन गई, फिर एक लेयर बन गई, तो ये मल्टी लेयर होता है। जबकि ये क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन, यहाँ पर आपको केवल क्या हो जाता है, डायरेक्ट बॉन्ड बन जाता है ना, तो बॉन्ड तो एक ही बनाएगा ना, तो इसकी लेयरिंग भी क्या होती है, सिंगल होती है, क्योंकि एक बार आपने अलग मटेरियल लाया तो उससे बॉन्ड बनाकर उसको खत्म कर दो। तो लास्ट पॉइंट है इसका, कैसा होता है ये, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। ये कैसा होता है, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। तो ये देखो, ये सारे डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, पूरा का पूरा पूछता है इसको, बताइए भैया फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या फ़र्क है। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? बोलो, कोई भी पॉइंट बोलिए जो आपको थोड़ा भी कंफ्यूज कर रहा है। अगर जरा भी कंफ्यूज कर रहा है तो आप तुरंत बताइए मुझे। टेम्परेचर वाला ये है ना, कि हमने कहा कि जो एडजॉर्प्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब जो पहले से हीट बाहर निकाल रहा है। मान लो किसी रिएक्शन में पहले से हीट बाहर निकल रहा है, अब आप उसको और गर्म करोगे तो क्या वो हो पाएगी वो रिएक्शन? आप तो अपोजिट काम कर रहे हो ना भाई। ली शैटेलर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपको उल्टा चलेगा,
अगर आप टेम्परेचर बाहर निकल रहा है तो आप उसका टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन फास्ट होगी। तो आप क्या कह रहे हो, टेम्परेचर दोगे तो फिर इस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या है, परमानेंट बॉन्ड बनता है, तो बॉन्डिंग के लिए तो बॉन्ड एनर्जी चाहिए ना, तो वो बढ़ जाता, केमिकल बढ़ जाता है, फिजिकल कम हो जाता है। चाहिए बोलो, बढ़े आगे। ठीक है, अब बात आती है कि एडजॉर्प्शन जो है, इस चैप्टर में एडजॉर्प्शन ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन नहीं है। एडजॉर्प्शन फिनोमिना हमने पढ़ ही लिया क्या होता है ये। अब ये डेफिनेटली बहुत सारी बातों पर डिपेंड करेगा। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी में? एक तो है एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन, या एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। ठीक है, ये दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। आई बात समझ में? हाँ। हाँ। बोलो, ठीक है। यहां तक दो हेडिंग में इनको हम पढ़ेंगे, और पहली हेडिंग क्या है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। ठीक है, तो नंबर 1 देखिए, फैक्टर अफेक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। फर्स्ट वाला केस डिस्कस कर रहे हैं हम। देखो कि सॉलिड की सरफेस पे गैस कैसे एड्जॉर्ब होती है और किन किन फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। आई बात समझ में? फर्स्ट देखिए, नेचर ऑफ द गैस। फर्स्ट थिंग इज नेचर ऑफ द गैस। सेकंड थिंग, नेचर ऑफ द adsorbent. Third is the specific area of the solids. Number 4, pressure of the gas. Number 5, temperature. और नंबर 6 है एक्टिवेशन एनर्जी। ये सारे फैक्टर हैं, अभी हमने पढ़ भी लिया ना, ये सब आए थे देखो। तो इन सब बातों पे ये डिपेंड करता है, एक एक करके इनका हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए काफ़ी, अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए अटेंडेंस भेज देना मुझे इसकी भी, और ठीक है कल देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कब क्लास होनी है।